बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जा रहे हैं। उनके साथ मिना खान अफरीदी भी हैं, दीगर कुछ और साथी भी हैं, शफीउल्लाह जान भी हैं और लोग भी हैं। तो सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, ये सवाल फिर अपनी जगह पे मौजूद है। नॉर्मली इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं और ये फैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। यानी किसी की ये औकात नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम होने के बावजूद वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कह चुके हैं कि जी मैं पूछ कर बताता हूं। तो शहबाज शरीफ से ऊपर तो आर्मी चीफ ही है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ऊपर आर्मी चीफ है। वो पाकिस्तान का खुदा बने हुए हैं और उन्हें लगता है कि हर चीज वो कंट्रोल करेंगे, जिससे दिल करेगा, जैसे दिल करेगा वैसे डील करेंगे। लोगों की जिंदगियों के मालिक बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग माजी में भी बने। इंसानों की तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी, लेकिन तारीख में कहीं उन्हें जगह ही नहीं मिली। बात बहरहाल इमरान खान साहब से आज सुहेल अफरीदी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। इन्हें बहुत दबाव डालना पड़ेगा, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब की बहन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया। पहले वो स्टेटमेंट बताता हूं, फिर आपको एक अजीब चीज बताता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने नोट की। नौरीन नियाजी कहती हैं, मैं एक बहन हूं और आज मेरा सवाल इक्तदार के ईवानों से है। कई सहाफियों और जराए इबलाग के मुताबिक हमारे भाई इमरान खान को रात की तारीकी में आंख के इलाज के नाम पर पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 3 घंटे वहां पर रखा गया और फिर नहायत पुरअसरार और खौफनाक खामोशी के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अगर ये खबर सच है तो ये सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि खुला जुर्म है। किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि इमरान खान की फैमिली और वकला को सच बता सके? किससे छुपाया जा रहा है, किसके हुक्म पर? और आखिर हमारे भाई के साथ जेल के अंदर क्या सलूक हो रहा है? हमारे खानदान और वकला को इस अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? इमरान खान कोई कैदी नंबर नहीं, वो इस कौम की उम्मीद है। उसकी सेहत से खेलना दरअसल पूरी कौम को अंधा करने की कोशिश है। ये अब गुजारिश नहीं, आखिरी वार्निंग है। फौरी तौर पर इमरान खान की फैमिली, जाती डॉक्टर्स और वकला की मुलाकात करवाई जाए, मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जाए और कौम को बताया जाए कि हमारे भाई को रात की तारीकी में क्यों और किस हाल में अस्पताल ले जाया गया। याद रखें, अगर इमरान खान की आंख तक को कुछ जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो ये जुल्म खामोशी से दफन नहीं होगा, फिर किसी और की आंख भी महफूज नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि कोर कमेटी ने चेयरमैन इमरान खान की सेहत के हवाले से कौमी अखबारात और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद बगैर किसी इतला के वापस अडियाला जेल ले जाया गया, जबकि इस तमाम अमल के बारे में उनकी फैमिली, पार्टी के कायदीन, वकला और अवाम को भी आगाह नहीं किया गया, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत और तशवीशनाक है। कोर कमेटी इमरान खान के साथ मुलाकातों में रुकावटें डालने और उनकी फैमिली, सियासी रुफका और वकला की मुलाकातें रोकने की सख्त मजम्मत करती है। मुतालबा करती है कि इमरान खान की सेहत के बारे में फौरी तौर पर वाज़ेह और मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए, उनकी फैमिली, पार्टी रहनुमाओं और वकला से फौरन मुलाकात करवाई जाए। यही मुतालबा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी किया जाता है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान का मुआयना शौकत खान अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। अगर इस अमल में ताखीर की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा अपना लायामल देने का हक महफूज रखती है, जिसमें अवाम से अपील की जा सकती है कि वो पुरअमन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शटर डाउन और पहिया जाम करें। कमेटी ने फैसला किया है कि पार्टी की सफारती रिलेशन कमेटी और ह्यूमन राइट्स कमेटी दीगर ममालिक के सफीरों और बैन अवी इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने इस संगीन मसले को उठाएगी और इस हवाले से होने वाली पेशरफ से पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी को बाकायदगी से आगाह करती रहे। कोर कमेटी ने इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक तमाम मुकदमात के बारे में पार्टी की जानिब से हदायत की है कि सीनियर वकला बशमूल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर इमरान खान इन मुकदमात को जल्द अज जल्द फिक्स करवाएं, अदालत में पेश होकर मौसर अंदाज में पैरवी करें और फौरी समाअत को यकीनी बनाएं। कोर कमेटी ने यह मामला सीनियर वकला के सवाबदीदी इख्तियार पर भी छोड़ा है कि अगर वो समझते हैं कि मजीद किसी नई दरखास्त की जरूरत है, चाहे वो वफाकी यानी अदालत में हो, तो बिला ताखीर वो दरखास्त दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी हर फोरम के ऊपर इस मसले को उठाया जाएगा, इस मसले को उजागर करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले को उन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं। पार्टी किसी भी सूरत फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात और हक आजादी के बरखिलाफ कोई फैसला तस्लीम नहीं करती। इजलास में कोर कमेटी के अरकान को 8 फरवरी की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से जारी करदा हदायत से भी आगाह किया गया, जिस पर कोर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमेटी ने 8 फरवरी की शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल को कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी हैं और इस अज़म का इजहार किया है कि पुरअमन अवामी ताकत और जमहूरी अंदाज से आईनी, कानूनी और जमहूरी जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोर कमेटी का।
एक लम्हे के लिए आप सोचें, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे भी नहीं थे और उन्होंने इतने गिरा दिए थे। डॉक्टर उनके सराहने बैठ के उनके प्लेटलेट्स गिनता रहता था। मरियम औरंगजेब के बार बार स्टेटमेंट आते थे, नवाज शरीफ की फैमिली के बार बार स्टेटमेंट आते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी, आधे घंटे के बाद दूसरी शुरू हो जाती और हर तरफ मीडिया इसी को डिस्कस करता था। लेकिन इमरान खान साहब को जेल से खामोशी के साथ अस्पताल लाया गया, वहां पे एक प्रोसीजर किया गया, उनको वापस पहुंचाया गया मुबैना तौर पे, और इसके ऊपर किसी ने चूं तक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अब तक ईवानों को हिला देना चाहिए था, अब तक तो इन्हें मजबूर कर देना चाहिए था पूरे सिस्टम को कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद अवाम की सतह पे इतने ज्यादा मैसेजेस मौसूल हुए। हमारे वीलॉग पे मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। जो मेरा पुराना नंबर है उसके ऊपर मैसेजेस की एक भरमार है। लोग इमरान खान और उनकी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा तशवीश है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने देखा, इन्होंने इस मामले को इतने नॉर्मल तरीके से डील किया कि मुझे हैरत हुई है। इस मामले पे तो इनको एड़ियों पे खड़े हो जाना चाहिए था, इन्हें एक पांव पे खड़े होकर जोर पूरा लगाना चाहिए था, पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था कि ये आपने क्या कर दिया, और ये हुकूमत के गले में डाल देना चाहिए था। हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स है, उन्हें प्रॉब्लम ही कोई नहीं, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो उसको जानते हैं। इन्होंने किसी किस्म का रिएक्शन दिया नहीं। फैमिली जो कर सकती है वो जाकर वहां बैठ जाती है। अब देखते हैं आज सुहेल अफरीदी साहब गए वहां पे अडियाला के बाहर क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ठंडे किस्म के रवैये से बड़ी हैरत हुई है, मुझे हैरानी हुई है कि ये इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं जबकि इनके लीडर के साथ इतना सीरियस इशू हुआ है। फर्ज करें नवाज शरीफ के साथ हो जाता तो जमीन आसमान उन्होंने एक कर देना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, 8 फरवरी को निकलने की एक वजह बताने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पंफलेट जारी की। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी की क़यादत में 31 जनवरी को अब सवाबी में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। वो कह रहे हैं इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल क्यों दी गई, इस कॉल पर आवाम क्यों निकले। अब ये वजूहात उन्होंने बताई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ 5 वजूहात लिखी। एक, वो ये कहते हैं कि आइन को इस हद तक पामाल किया गया कि आम आदमी को इंसानी हकूक से महरूम कर दिया गया। नंबर 2, अदालती निजाम अमली तौर पर मफलूज कर दिया गया, इंसाफ का वसूल अब मुमकिन नहीं है, जज बेचारे इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। नंबर 3, आम आदमी के पास वोट की ताकत होती है, कौमी अमानत है, वोट की इज्जत को तार तार कर दिया गया, फॉर्म 47 जारी कर दिए गए और वोट लेने वाले सलाखों के पीछे हैं और जिन्हें वोट नहीं मिला उन्हें लाके ऐवानों में बैठा दिया। नंबर 4, दरपेश मसाइल सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि आम अवाम के हैं, लिहाजा स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी का शटर डाउन हड़ताल अवाम को ही कामयाब करना होगा। ये आप अपने लिए निकल रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं निकल रहे। वो ये कह रहे हैं अपने बुनियादी हुकूक सलब करने वालों के खिलाफ निकलकर निजाम की इस्लाह के लिए हर फर्द पर निकलना वाजिब। अपने हकूक के तहफ्फुज़ की लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़नी होगी और आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने में अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए अपनी अपनी कमर कस लें। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। अब सुहेल अफरीदी साहब जो एक जरगा करने जा रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तवज्जो वहां पे, और वो ये चाहते हैं कि वो जरगे से पहले कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जरगे को खराब करें। और जरगा होने जा रहा है वादिये तीरा के मामलात के ऊपर, और वादिये तीरा के मामलात के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि वादिये तीरा के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वफाकी हुकूमत के जितने दावे हैं उन्हें तीरा के रहने वाले लोगों ने जिस तरह उड़ा के रख दिया है, ये जरा आप देखिए कि वादिये तीरा के लोग अब क्या कहते हैं। पहले तो अब JUIF के जो मकामी रहनुमा है उनकी बात सुने। फजल रहमान साहब की पार्टी है ना, वो कहते हैं जी ये हुकूमत कह रही है कि लोग बर्फ की वजह से निकले हैं, तो इस पे उन्होंने कहा जी पिछले 10 बरसों में ऐसी कोई नकल मकानी नहीं हुई, तो अब ये लोग क्यों घर बार छोड़कर आ रहे हैं। लोग सर्दी से निपटने के लिए पहले ही मुनासिब इंतजामात रखते हैं। यहां कोई पहली मर्तबा बर्फबारी या सर्दी नहीं आई है, हर साल मौसम ऐसा ही होता है। तो ये हुकूमत की बात झूठ साबित हुई जो दावा किया गया हुकूमत की जानिब से कि जनाब बर्फबारी की वजह से ये लोग निकले हैं। फिर एक और जो तीरा के मकामी ताजिर हैं वो कहते हैं जब ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तीरा की तरफ राशन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब यहाँ पे ऑपरेशन करना है तो राशन भी नहीं लेके जाना, लोगों को निकालना है यहाँ से। एक ट्रक आना बड़ी मुश्किल से, यानी एक ट्रक आटे का था, वो बड़ी मुश्किल से रवाना हुआ, मगर बर्फबारी खराब हालात के बायस वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। हुकूमत ने इलाका खाली करने का नहीं कहा, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था। तीरा के मकामी ताजिर ने ये BBC के साथ बातचीत की है। BBC को मजीद बताया कि कम से कम हम पर हंसे तो मत, ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसा है जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम खुद क्यों इस सर्द मौसम में अपना घर बार छोड़कर आएंगे। हमने अभी कुछ अर्सा पहले अपना एक नया मकान तामीर किया है जिसमें बेसमेंट भी है, हम वहां सर्दी से महफूज रह सकते थे।
तीरा मुतासरीन की बीबीसी के साथ गुफ्तगू। सर्द मौसम की वजह से नकल मकानी, तीरा से नकल मकानी करने वालों ने वजीर दिफा और वफाकी वुज़रा के दावों को गलत करार दे दिया। इलाका खाली करने के लिए 3 दिन का हमें वक्त दिया गया और कभी कहा गया कि 10 से 25 जनवरी के दौरान नकल मकानी कर लो या ऑपरेशन होगा। ये तीरा के मुतासरीन ने बीबीसी के साथ गुफ्तगू की है। नाज़रीन, इस पे सुहेल अफरीदी ने और एक जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। फौज ने मजबूर करके लोगों को घरों से निकाला, किसी ने रजाकाराना तौर पर अपना घर बार नहीं छोड़ा। परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक जितने भी ऑपरेशन हुए सबका फैसला फौज ने किया। ये जनाब प्रोफेसर इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं। जबकि सुहेल अफरीदी कहते हैं कि एक तरफ तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ बेशर्म सियासतदान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता। इन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया और इन्हें कोई माली मदद भी फराहम नहीं की गई। ये है सूरत हाल वादी तीरा की। वादी तीरा के लोग गुस्से में हैं। नॉर्मली क्या होता था, जब भी पाकिस्तान की फौज कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करती थी तो गाने चलते थे, ISPR म्यूजिक बनाता था, उसके अंदर बड़े जबरदस्त फिल्मी सीन डाले जाते थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी, तो उससे जो है ना वो हीरो बनाए जाते थे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होता था। तो जर्नैलों की शान में कसीदे पड़े जाते थे। लेकिन इस मरतबा काम उल्टा हो गया। हीरो बन गए सियासतदान, सुहेल अफरीदी के बाकी साथी, वो सारे हीरो बन गए और एस्टेब्लिशमेंट जीरो हो गई। तो ये ऑपरेशन से मुकर के भाग गया। आप अंदाजा कर, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पहली मरतबा उन्होंने ऑपरेशन अनाउंस किया और लोगों ने उसको रद्द किया और इस हद तक रद्द किया कि ऑपरेशन के नाम से इनको भागना पड़ गया। ये इनके साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी और बहुत कुछ भी पहली मरतबा होगा पाकिस्तान में इन लोगों के साथ। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब के साथ इन्होंने दोस्ती तो होनी चाहिए। ये जो इन्होंने नौकरी और चाकरी की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, ये जो नेतन्याहू साहब से और डोनाल्ड ट्रंप साहब से नौकरी और चाकरी इन्होंने इख्तियार की है, ये एक लंच इतना महंगा कभी नहीं होता जितना महंगा लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को पड़ेगा। अब ना उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया। जो इतलात इसराइल से आ रही हैं कि रफा में वो बहुत बड़ा कैंप बनाने जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इसराइली जर्नैल कह रहे हैं जो रिटायर्ड हैं। और इसराइली रिटायर्ड जर्नैल ने सारी खबर खोल दी है। गजा को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। फलस्तीन की रियासत का जो कयाम है वो अभी ख्वाब ही बन जाएगा और नेतन्याहू ने इसके बारे में स्टेटमेंट दे भी दिया। पहले आप ये देखें कि इसराइली जर्नैल ने क्या कहा। इसराइली जर्नैल का कहना है कि इसराइल ने गजा के जनूबी शहर रफा में एक बहुत बड़े कैंप के लिए जमीन साफ कर दी है जहां फलस्तीनियों की नकलो हरकत को इसराइली निगरानी में रखा जाएगा। और ये जनाब जो जर्नैल हैं रिटायर इसराइल के, वो ये बात रॉयटर्स को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जगह लाखों लोगों की रिहाइश के लिए तैयार की जा रही है, यानी लाखों लोग वहां पे रहेंगे उस कैंप के अंदर। अच्छा, इसे अल जजीरा ने एक जेल नमा जगह करार दिया जैसे मवेशियों को रखा जाता है। और इसका जो सिस्टम है उसको जरा समझ ले आप। वो करने ये जा रहे हैं कि एक खास एरिया साफ करके उसे बंद कर रहे हैं, वहां पे एक कैंप नमा जेल बना रहे हैं, क्योंकि अल जजीरा ने इसको करार दिया कि ये कैद खाना टाइप जगह है। इसके अंदर जितने लोग जाएंगे ना वो इसराइल को क्रॉस करके जाएंगे, उनके सिक्योरिटी बैरियर को क्रॉस करके जाएंगे। अगर कोई लोग मिस्र जाना चाहते हैं तो वो भी बैरियर्स को क्रॉस करके जाएंगे। अब जितने लोग आएंगे और जाएंगे वो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ जाएंगे और आएंगे। उनके चेहरों की शनाख्त का, आंखों की शनाख्त का एक पूरा तरीकाकार होगा। वो कभी भी कहीं भी जाएंगे वो फौरी तौर पर डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोग बाकायदा एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे जहां पे उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और गजा को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने का पूरा एक मंसूबा है। ये तो हमें चूरन बेचना है ना, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत, ये हमें चूरन बेच रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जी फलस्तीन आजाद हो जाएगा और तामीर नौ हो जाएगी, जो उनका नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा और आइंदा कोई कत्लो गारतगिरी नहीं होगी। वो एक्चुअली वो पूरा का पूरा जो उनका आजादी का एक नैरेटिव वो बनाते हैं, फलस्तीनी कहते हैं हमने आजादी लेनी है, वो तो खत्म हो जाएगा इस सारी कहानी में। वो हमेशा के लिए महकूम और मजबूर हो जाएंगे। हमेशा के लिए जो है वो उनके पास वो ताकत नहीं रहेगी आजादी के लिए। और हमास को गैर मुसल्ला करना इसका एक और हिस्सा है। हमास रिटेलिएशन तो करेगी, अब उसे गैर मुसल्ला करने के लिए ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कोई पॉपुलर फैसले नहीं है जो पाकिस्तान की मिलिट्री बैक्ड हुकूमत इस वक्त कर रही है। इन्होंने अपने और अपने खानदानों के लिए एक गड़ा खोद लिया। अब चाहे ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अफसरान है, तो चाहे ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत है उसके मुश्तरका। और ये बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी हमने लोगों से बात की एक दिन पहले, मैंने आपको सुनवाई भी। लोगों के जज्बात बड़े खौफनाक है, बाकी बातें करते हुए लोग डरते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू चलाए ही नहीं,
लोगों ने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जो मुनासिब नहीं थे। तो इस मामले में लोग बहुत भरे हुए हैं, बहुत गुस्से में। तो अब इनके पास दो ही रास्ते हैं। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखते हैं तो अवाम इन्हें और इनके खानदानों को कभी नहीं भूले, ये इबरत के निशान के तौर पे मौजूद रहेंगे, इन्हें कभी इज्जत नहीं मिल सके। जैसे याया खान है, इज्जत के लिए तरस गया, कभी इसको इज्जत मिली नहीं। इसी तरह वो घटिया सियासतदान भी हैं माजी के, जिन्हें इज्जत के लिए वो तरस गए, उन्हें इज्जत नहीं मिली। ऐसे ही इनके साथ भी यही होने। हाँ, अब आप इस बात पे आ जाए कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो इनको ढील दे ही इस बुनियाद के ऊपर रह गई अमेरिका की बात मान रहे हैं और इनका सिस्टम चल ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है, वरना इंसानी हकूक की पामालियों पे इनको फारिग कर दिया जाएगा। इन्होंने जो इकोनॉमी की हालत कर दी है, ये 4 दिन मुल्क नहीं चला सकते इस वक्त अमेरिकी मदद के बगैर, जहां तक ये पाकिस्तान को ले गए। और जितने इनके दिमाग है ना, एक ही जैसे सारे इकट्ठे हो गए। थोड़ा सा पहले फील्ड मार्शल ने कहा था, जो पाकिस्तान छोड़ के नौजवान बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा था ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। याद है आपको? अब मरियम नवाज साहबा ने भी वैसे ही स्टेटमेंट। अफसोस होता है कि एक से एक अकलमंद यहां पे जमा। अब मरियम नवाज की बात आप सुने, वो कहती है जी पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो दिमाग हैं, बेहतरीन ब्रिलियंट किस्म के दिमाग, बेहतरीन दिमाग, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर के अंदर से दिमाग निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। और जो बेहतरीन ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, जो अपने अपने शोबों में शानदार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो बड़े जबरदस्त किस्म के जानने वाले हैं मईशत को, मईशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो है वो बैंकिंग के शोबे से हैं, चाहे वो बेहतरीन दिमाग जो है वो ज़राअत के शोबे से हैं। तो जिस जिस शोबे में बेहतरीन दिमाग है उनको बाहर भेज दिया जाए पाकिस्तान से। तो इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, वो बेहतरीन दिमाग जो है वो वोट डालने के काबिल नहीं रहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाए। नंबर 2, वो अपने घर वालों को खाने पीने के लिए पीछे से पैसे भेजा करेंगे, उससे पाकिस्तान को रेमिटेंसेज में इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। और नंबर 3 फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में कम समझदार लोग रह जाए, जिस तरह के खुद हैं ये लोग, जिस तरह के दिमाग इनके अपने कुंद ज़हन है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो इन्हीं तरह के लोग जो है ये चाहते हैं पाकिस्तान में बाकी रहे, यानी सुनिया हो जाए गलियां तो फिर मिर्जा यार फिरे। ये इनकी ख्वाहिश है कि जनाब जितने ज़हन हमारे छोटे हैं, जितने हम कुंड ज़हन हैं, इसी तरह के लोग पाकिस्तान में बाकी रह जाएं। जितने अच्छे दिमागों वाले लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले, मुकाबला कर नहीं सकते, सामना कर नहीं सकते, तो कहते जी लोग पाकिस्तान छोड़कर ही चले जाएं। पूरी दुनिया बेहतरीन दिमागों को अपने मुल्क में रखना चाहती है। किसी मुल्क में जितने दरखेज दिमाग होंगे, जितने ब्रिलियंट माइंड्स होंगे, जितने शानदार ब्रेन्स होंगे जिस मुल्क के अंदर, वो उतना तरक्की करेगा। लोग चाहते हैं कि शानदार लोग उनके मुल्क के अंदर काम करें, साइंस में काम करें, टेक्नोलॉजी में काम करें, आईटी में काम करें, इंजीनियरिंग में काम करें, ज़राअत में काम करें। हर चीज के अंदर शानदार लोग पाकिस्तान में रुकने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। ये होती है एक पाकिस्तानियत वाली सोच। और ये सोच कि जितने पढ़े लिखे हैं उन्होंने बाहर भेजो तो पैसे भेजो, ये पाकिस्तानियत वाली सोच नहीं, ये एक ताजिर वाली सोच है। ये एक घटिया ताजिर वाली सोच है जिसको मुनाफे के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। क्योंकि बाप ताजिर है ना, तो खून के अंदर ये चीज आई हुई है कि नहीं नहीं, बेहतरीन लोगों को बेच दो, बाहर भेज दो, जाके दूसरे मुल्कों में तरक्की करें, दूसरे मुल्कों की तरक्की के अंदर हाथ बटाएं। यहां मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता हूं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, हमें कम पैसे मिले और ज्यादा काम करना पड़े, फिर भी हम पाकिस्तान में काम करें, लेकिन हमें वहां पे तहफ्फुज नहीं है, किसी भी चीज का तहफ्फुज नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां काम करने का। और जिस तरीके से तजलील की जाती है मुख्तलिफ शोबों में, या बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए आए कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरानों की घटिया सोच देखें, वो कहते हैं निकलो पाकिस्तान से जाओ। और एक्सपोर्ट्स की जो रियल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी जरा हालत आप चेक करें। ये जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, हार्ड स्टेट है ना, इसका कमाल चेक करें आप। पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान के आसपास जो 9 हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो हमारी ट्रेड है, तिजारत है, उसी में हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ गया है 44.42% तक। अंदाजा करें, तजारती खसारा 44.42% तक हमारा बढ़ गया इन मुल्कों के साथ। वजह क्या है? हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर कुछ भिजवा ही नहीं पा रहे। तो अब ये कह रहे हैं जनाब जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग। एक्चुअली मशवरा इन्होंने ये दिया है कि जिसकी खोपड़ी में अकल है ना, जो समझदार आदमी है, मशवरा मरियम नवाज ये दे रही है पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ। यही बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दूसरे अल्फाज में कही थी। ये चाहते ही नहीं कोई अकलमंद आदमी पाकिस्तान के अंदर रहे, क्योंकि अकलमंद आदमी सवाल करेगा, इनके पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन सवाल होगा, जवाब होगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। लाहौर के मैन होल के अंदर, ये मैन होल नहीं एक गटर था, अब एक नाला टाइप बना हुआ था, वहां पे एक खातून, और खातून का नाम था सादिया, और उनकी 9 माह की बच्ची, ये उसमें गिर गए, रिक्शे में बैठने की कोशिश कर रहे थे, वहां उसके अंदर गिर गए। इनकी तलाश होती रही काफी देर तक। पंजाब हुकूमत ने कहा जी कि नहीं, गुमे नहीं, कोई भी नहीं गिरा, ये सब झूठ है, औरत की अपने शौहर से लड़ाई हुई थी, ये बात फैला दी गई।
तो पंजाब हुकूमत ने वजारत इत्तलात में झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। चंद घंटों के बाद जो है वो खातून की लाश मिल गई। बच्ची की लाश की तलाश अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, जो इत्तलात आई हैं वो अभी तक जारी है। पता नहीं अब लाश अभी मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है। लेकिन आप देखें झूठ इनकी जुबान की नोक के ऊपर है। ये है ही फ्रॉड, ये पेट से झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के बीच में भी चीजें बहुत सख्त पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं और यहां पे ऐसा लगता है कि एक फैसला कौन लड़ाई हो सकती है। लेकिन इस पे हम बात करेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया। अगले वीलॉग में अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।